नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस वीडियो में आपसे बात करूँगा 5 ऐसी प्रमुख सबसे आम इस्तेमाल में लाई जाने वाली, सबसे आम प्रयोग में लाई जाने वाली और सबसे ज़्यादा रिकमेंड की जाने वाली ऐसी योगा की प्राणायाम एक्सरसाइज़ेज़ के बारे में, जो कि एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, ओसीडी, एंगर, टेंशन, ओवरथिंकिंग, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, घबराहट और इसी तरीके के काफ़ी सारे सिम्पटम्स में और डिसऑर्डर्स में यूज़ की जा सकती हैं, अप्लाई की जा सकती हैं और इनसे लाभ लिया जा सकता है, इनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। 5 ऐसी टेक्निक्स, 5 ऐसी एक्सरसाइज़ेज़। कौन-सी हैं ये एक्सरसाइज़ेज़? मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले 1-2 बातें थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है कि जो भी योगा एक्सरसाइज़ हम करते हैं, उसमें कुछ नियमों का, कुछ प्रिंसिपल्स का, कुछ कॉन्सेप्ट्स का हमें ध्यान रखना होता है। ये जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं योगा की, ये कई तरीके की होती हैं जो आपको देखने में मिलेंगी। ख़ासकर कि यहाँ हम प्राणायाम के बारे में बात कर रहे हैं, आसन या किसी और तरीके के प्रोसीजर या प्रोसेस के बारे में हम बात नहीं कर रहे। यहाँ हमारा फ़ोकस सिर्फ़ साँस लेने की जो प्रक्रिया है, उसके नियंत्रण, उसके कंट्रोल और उसकी टेक्निक्स के बारे में बात करने का है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा कि योगा की बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ और टेक्निक्स बताई जाती हैं। कई सारे जो योगा के जो टीचर हैं, एक्सपर्ट हैं, वो कई तरीके की एक्सरसाइज़ेज़ अक्सर बताते हैं, जो एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ में यूज़ की जा सकती हैं, अप्लाई की जा सकती हैं। इन सब टेक्निक्स को अप्लाई करने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखने की होती हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, उसमें 2 तरीके के विकार या दोष या किसी तरीके की प्रॉब्लम्स या एब्नॉर्मैलिटीज़ आ सकती हैं। या तो हमारा शरीर और मन बहुत ज़्यादा उत्तेजित, बहुत सक्रिय, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, हाइपर एक्टिव हो सकता है। हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं या कुछ ऐसे फ्लूइड हैं, प्रोसेसेस हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो सकते हैं या इसका बिल्कुल उल्टा हो सकता है कि हमारे बॉडी के कुछ प्रोसेसेस, माइंड के कुछ प्रोसेसेस, प्रक्रियाएँ स्लो हो सकती हैं, धीमी पड़ सकती हैं, जितना उनके अंदर गति होनी चाहिए उससे कम दिखाई पड़ती हैं। इस तरीके की 2 तरीके की प्रक्रियाएँ हमारे शरीर या मन में हो सकती हैं। शरीर पर हम फ़िलहाल फ़ोकस नहीं करेंगे, हमारा फ़ोकस हमारा जो यहाँ केंद्र में जो मेन बिंदु है, पॉइंट है जिस पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं वो मेंटल हेल्थ है। तो 2 तरीके की प्रॉब्लम्स मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ में देखने में आती है। एक तो होती है एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, एंगर वाली, जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित महसूस करते हैं या जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो गरम करने वाली, हॉट करने वाली हमारे सिम्पटम्स होते हैं, परेशानियाँ होती हैं। ओसीडी भी इन्हीं का रूप होता है, इसी में हम उसको काउंट कर सकते हैं और दूसरी होती है सुस्त और शिथिल और ढीली करने वाली प्रक्रियाएँ, मैकेनिज़्म्स जिसमें हम डिप्रेस हो जाते हैं और हमारी जो एक्टिविटी लेवल्स है वो बहुत ज़रूरत से कम हो जाता है। तो एक तरफ है डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स या बहुत थकान रहने लगे, बहुत ही ज़्यादा हम सुस्त रहने लगें, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जिसमें शरीर जो है, मन जो है वो बहुत इनएक्टिव सा हो जाता है। मूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इरिटेबिलिटी हो सकती है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं इसके अंदर। हालाँकि कई लोग स्ट्रेस में और कुछ दूसरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया में नेगेटिव सिम्पटम्स होते हैं, उनमें अक्सर हम इस तरीके की स्लोनेस देखते हैं, इस तरीके की ढीलापन, इस तरीके का लेथार्जिक या आलसपन हम देखते हैं। इसको हालाँकि आलस शब्द नहीं कहेंगे, पर ये रफ़ली अगर हम कहें तो हम ये शब्द शायद इस्तेमाल कर सकते हैं फ़िलहाल फॉर टाइम बीइंग जिसे हम कहेंगे। अब ये 2 तरीके की जो हमारे शरीर में जो प्रक्रियाएँ हैं, इन दोनों के लिए अलग-अलग योगा की एक्सरसाइज़ेज़ करी जाती हैं या प्राणायाम की एक्सरसाइज़ेज़ की जाती हैं। योगा, आयुर्वेद, प्राणायाम, आसन, इन सभी मामलों में 2 तरीके से टेक्निक्स को विभाजित किया जाता है। आयुर्वेद में जनरल हेल्थ के लिए किया जाता है, प्राणायाम और आसन में हेल्थ के लिए, ओवरऑल वेल-बीइंग के लिए, मेंटल कंट्रोल या साइकोलॉजिकल या फिज़िकल कंट्रोल या रेगुलेशन के लिए किया जाता है। इस तरीके से हम एक ही टाइप का कॉन्सेप्ट हर जगह देखते हैं। अब होता ये है कि जब हमारा शरीर बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, एंग्ज़ायटी और एंगर जैसी प्रॉब्लम्स में, स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स में, तो वहाँ पर हमें इसका उल्टा करना होता है। मतलब ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ करनी होती हैं, टेक्निक्स लगानी होती हैं, जो हमारे शरीर को, बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करें।
और जब हम बहुत डिप्रेस होते हैं, सुस्त होते हैं, तो हमें ऐसी एक्सरसाइजेस करनी होती हैं जो हमें बहुत एक्टिव बनाएं। तो बॉडी की जो जरूरत से ज्यादा एक्टिविटी हो रही है उसको कम करने का काम किया जाता है। सुस्ती को कम करो, एक्टिव बनो। बहुत ज्यादा एक्टिव हो तो थोड़े से स्लो बनो, ये जरूरी होता है। अब जो दो तरीके की एक्सरसाइजेज होती हैं जो इन दो तरीके के प्रोसेसेस या प्रक्रियाएं या एबनॉर्मेलिटीज को टारगेट करती हैं, उनको दो तरीके की कैटेगरीज में डाला जाता है। एक होती है लांघना, एक होती है ब्राह्मणा। लांघना होती हैं जो स्लो करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, काम डाउन करने के लिए, शांत करने के लिए यूज की जाती हैं। मतलब एंजाइटी, स्ट्रेस और एंगर और ओसीडी में ये यूजफुल होंगी। और जो ब्राह्मणा टेक्निक्स होती हैं वो हमें ज्यादा एक्टिव, ज्यादा उत्तेजित, ज्यादा एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक बनाने के लिए काम में लाई जाती हैं। तो ये डिप्रेशन के मामले में या स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं, या कुछ स्ट्रेस वाले या कुछ और मूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स जैसे कि डिस्थाइमिया, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, पीडीडी जिसे कहा जाता है, या जो दूसरे फॉर्म्स हैं डिप्रेशन के जिसमें बहुत सुस्ती आ जाती है, ढीलापन आ जाता है, तनाव, थकान, फैटीग बहुत होने लगता है, उनमें इनको यूज किया जाता है। तो लांघना और ब्राह्मणा, ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं जो इन दो कैटेगरीज में आती हैं, ये मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के मामलों में यूजफुल होती हैं। इन्हीं को एक और कैटेगरी में या एक और नाम से भी जाना जाता है। वो होता है सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो होती हैं ब्राह्मणा वाली एक्सरसाइजेज जो हमें एक्टिव बनाती हैं। चंद्र नाड़ी वाली एक्सरसाइजेज होती हैं, टेक्निक्स होती हैं जो हमें स्लो करती हैं, रिलैक्स करती हैं, शांत करती हैं, मतलब लांघना वाली एक्सरसाइजेज। ये सूर्य और चंद्र बेसिकली दो अलग अलग तरह के गुण हैं। सूर्य मतलब तेज, गर्मी, बहुत ज्यादा ऊर्जा, तो मतलब ज्यादा एक्टिव है कोई व्यक्ति। ज्यादा उसके अंदर अगर एंजाइटी, एंगर है, तो मतलब उसके अंदर सूर्य गुण जो है वो बहुत सक्रिय है, बहुत ज्यादा तेजी के साथ काम कर रहा है। तो हमें इसको लांघना वाली एक्सरसाइजेस देनी पड़ेंगी ताकि ये शांत हो जाए। चंद्र नाड़ी वाली एक्सरसाइजेस इस व्यक्ति को करनी होंगी। तो चंद्र गुण वाला जो व्यक्ति है, जो स्लो है, डिप्रेस्ड है, स्किज़ोफ्रेनिक है, नेगेटिव सिम्टम्स जिसमें ज्यादा है स्किज़ोफ्रेनिया में, उनको हमें सूर्य गुण वाली, मतलब सूर्य नाड़ी वाली एक्सरसाइजेस करने के लिए कहना पड़ेगा ताकि वो सुस्ती से थोड़े एक्टिव हो जाएं। तो जो किसी के अंदर गुण ज्यादा है उसको ऑपोजिट गुण वाली एक्सरसाइजेस करानी पड़ती हैं ताकि वो दूसरी दिशा में, दूसरी तरफ बढ़ने लगे और एक बैलेंस बन पाए। इन सभी एक्सरसाइजेस का जो मेन फोकस है वो बैलेंस का है। योगा, हालांकि इसको योगा कह दिया जाता है, ये एक वेस्टर्नाइज तरीके से एक टर्म है जो हम यूज करते हैं, बट एक्चुअल में ये योग का हिस्सा होता है। योग मतलब बैलेंस, इंटेग्रिटी, एक पूरा तालमेल बनाना, कंपैटिबिलिटी बनाना, सारी चीजें एक बैलेंस में चलना, नियंत्रण और संतुलन के साथ चलना, योग हो जाना, सारी चीजें मिलकर एक स्टेट ऑफ माइंड बनाती हैं जो बैलेंस्ड होता है। तो ये जो चंद्र नाड़ी है और ये जो सूर्य नाड़ी है, इसके अलावा एक तीसरी नाड़ी होती है सुषुम्ना नाड़ी जो बैलेंस को शो करती है। तो अगर हम सुषुम्ना नाड़ी अगर हमारी एक्टिव है तो मतलब हम बैलेंस में है, मतलब दोनों नाड़ियां इक्वली एक्टिवेटेड हैं। अब ये जो दोनों नाड़ी होती हैं या ये जो गुण होते हैं सूर्य वाले और चंद्र वाले, चंद्र मतलब ठंडा, शांत, रात को इंडिकेट करता है। सूर्य मतलब रोशनी, ऊर्जा, और वो दिन को, मतलब वो ज्यादा गतिशील होने को इंडिकेट करता है। और ज्यादा शिथिल, ज्यादा स्थिर को इंडिकेट करता है चंद्र गुण। तो इसी तरीके से ये डिवाइडेड है। अब सूर्य गुण जो है, सूर्य नाड़ी जो है वो हमारे नाक के राइट नॉस्ट्रिल से रेगुलेट होती है। और जो चंद्र नाड़ी जो है, चंद्र गुण जो है वो हमारे नाक के लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से रेगुलेट होती है। तो अगर हम राइट वाले नाक से अगर हम ज्यादा सांस ले रहे हैं तो सूर्य वाली नाड़ी को हम ज्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं, और अगर हम लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से अगर हम ज्यादा सांस ले रहे हैं तो हम अपने चंद्र नाड़ी को ज्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं। इन्हीं पर केंद्रित होती है अनुलोम विलोम प्राणायाम भी, नाड़ी शोधन जिसे कहते हैं। दोनों नाड़ियां जो है वो उनकी शुद्धि हो रही है, चंद्र और सूर्य दोनों नाड़ियों की शुद्धि हो रही है, तो नाड़ी शोधन भी इसको कहते हैं। राइट वाला जो नॉस्ट्रिल है उसे पिंगला नाड़ी भी कहते हैं, और जो लेफ्ट वाली जो है उसे ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं। पिंगला और ईड़ा, और तीसरी होती है सुषुम्ना नाड़ी। तो इस तरीके से तीन नाड़ियां हैं। सुषुम्ना मतलब बैलेंस। एक और तरीका है इनको डिस्क्राइब करने का, और वो होता है, अगर हम आयुर्वेद के नजर से देखें या अगर हम उपनिषद, पुराण और जो हमारे जो वेद है उनके हिसाब से देखें, तो दो तरीके के गुण होते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी, हमारे स्वभाव, हमारे चरित्र, हमारे नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। एक होते हैं राजसिक गुण, एक होते हैं तामसिक गुण।
राजसिक गुण होते हैं जिसमें हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा ओवर एक्टिव, ज़्यादा हाइपर एक्टिव, ज़्यादा उत्तेजित, ऐसा व्यक्ति राजसिक गुण वाला होता है। और तामसिक होता है जो थोड़ा सबमिसिव होता है, दूसरों की बातों में आ जाने वाला व्यक्ति होता है, शांत प्रकृति का होता है, दूसरों की बात जल्दी मान लेने वाला व्यक्ति होता है। ये होता है तामसिक गुण। थोड़ा इसमें सुस्तीपन, थोड़ा ढीलापन ऐसा भी होता है, ये वाले गुण भी होते हैं। मतलब जो तामसिक व्यक्ति होगा वो थोड़ा लाइफ में बहुत एम्बिशियस नहीं होगा या बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने में इतना बिलीव नहीं करेगा। राजसिक व्यक्ति बहुत एम्बिशियस होता है। तो राजसिक गुण जो है वो सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य गुण को रिप्रेजेंट करता है। और जो तामसिक गुण है, तामसिक प्रवृत्ति, तामसिक पर्सनैलिटी, वो चंद्र नाड़ी या चंद्र गुण को रिप्रेजेंट करती है। तो तामसिक व्यक्ति अक्सर लांघना वाले दोषों से, चंद्र नाड़ी वाले दोषों से पीड़ित होगा। तो इसको सूर्य नाड़ी वाले, ब्राह्मणा वाले एक्टिविटीज करनी होंगी। और जो सूर्य नाड़ी वाला व्यक्ति है, राजसिक गुण वाला व्यक्ति है, वह अक्सर ब्राह्मणा वाले गुणों से ज्यादा भरा रहेगा, उसमें वो वाली एक्टिविटी ज्यादा होगी, तो उसको लांघना वाली एक्सरसाइजेस करनी होंगी। तो ये तो हुआ दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवीजन, कई तरीके से हमने देखा, काफी सारी इसकी क्लासिफिकेशंस अवेलेबल है। अब आता है वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो चंद्र गुण, चंद्र नाड़ी या लांघना वाली कैटेगरी में बिलोंग करती हैं, क्योंकि वही हमें एंजाइटी, स्ट्रेस, एंगर, टेंशन, ओवरथिंकिंग इनसे दूर करने में हेल्प करेंगी। उनमें आती हैं 5 टेक्निक्स। पहली है अनुलोम विलोम, मैंने अभी नाम भी लिया था, या जिसे नाड़ी शोधन कहते हैं। दूसरी है भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें हम आवाज के थ्रू नियंत्रित करते हैं अपनी सांसों को, एक्सहेल करने को। तीसरी आती है अधम प्राणायाम, जिसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। चौथा और पांचवा एक कैटेगरी में बिलोंग करती हैं आमतौर पे, जिसमें एक होता है शीतली प्राणायाम और एक होता है शीतकारी प्राणायाम। ये 5 प्राणायाम हैं जो लांघना गुण को एक्टिवेट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, शांत करते हैं, हमें स्थिर बनाते हैं, उत्तेजना को कम करते हैं, हमारे अंदर जो आग आती है उसको ठंडा करते हैं। ये एंजाइटी, ओसीडी, टेंशन, एंगर, स्ट्रेस में सबसे ज़्यादा उपयोगी होती हैं। ये 5 एक्सरसाइजेस सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं। इन्हें अगर हम योगा के प्रिंसिपल्स के हिसाब से देखें तो इनका उपयोग एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स में, डिसऑर्डर्स में या सिम्टम्स में काम में लाया जा सकता है। इनसे फ़ायदा लिया जा सकता है। अनुलोम विलोम के अंदर हम एक नाक को बंद करते हैं और दूसरे नाक से हम सांस छोड़ते हैं या लेते हैं। इसकी टेक्निक्स जो है आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस में मिल जाएगी, तो मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक जो सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इनमें ध्यान रखने की है, वो ये है कि हम ये सारी एक्सरसाइजेस जब हम करते हैं लांघना वाली, तो इसके अंदर हमारा जो सबसे मेन जो फोकस होता है वो एक्सहेल करने में, सांस छोड़ने में ज्यादा होता है। तो लांघना वाली या चंद्र नाड़ी वाली जो एक्सरसाइजेस है उसमें हम एक्सहेल ज्यादा लंबा करते हैं, जोर से नहीं करते, लंबा करते हैं और धीरे धीरे करते हैं। ब्राह्मणा वाली एक्सरसाइजेस में वो इनहेल करने पर फोकस्ड होती हैं। इनहेल लंबा किया जाता है और धीरे धीरे किया जाता है। एक्सहेल करने पर, सांस छोड़ने पर फोकस्ड होती हैं चंद्र नाड़ी वाली, चंद्र गुण वाली या लांघना वाली एक्सरसाइजेस। तो जब भी ये एक्सरसाइजेस की जाएं, आप जब भी इन एक्सरसाइजेस को करो, एक बात हमेशा ध्यान रखो कि आपको एक्सहेल लंबा करना है। हालांकि आपको वो एक्सरसाइजेस में बताएंगे जरूर लोग कि एक्सहेल को हम ज्यादा लंबा ही करते हैं और आराम आराम से करते हैं, वही हमें रिलैक्स करने में हेल्पफुल होती हैं। तो आमतौर पे क्या होगा, जब आप इनहेल करोगे तो आप 4 या 6 सेकंड के लिए करोगे, और जब एक्सहेल करोगे तो वो 8, 10, 12 इतने सेकंड्स के लिए करोगे। आमतौर पे कोशिश की जाती है कि 1:2 की रेशो मेंटेन की जाए। मतलब अगर सांस अंदर हमने 4 सेकंड के लिए खींचा है तो उसका दुगना मतलब 8 सेकंड के लिए एक्सहेल करना है और धीरे धीरे आराम से करना है। या 6 सेकंड के लिए अंदर खींचा है तो 12 सेकंड के लिए बाहर फेंकना है। 8 सेकंड के लिए अगर अंदर खींचा है तो 16 सेकंड के लिए उसे एक्सहेल करना है। धीरे 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 हमें एक्सहेल करना है, और एक्सहेल करने पर हमारा कंट्रोल, हमारा नियंत्रण, हमारा रेगुलेशन होना चाहिए, जो हमारे को फायदा देता है, जिससे हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है और लांघना वाला जो गुण है, एक्सरसाइजेज है, वो हमारे लिए काम करती हैं और हमें शांत करने का, रिलैक्स करने का, काम डाउन करने का काम करती हैं। सो आमतौर पे आप देखोगे कि एक्सरसाइजेज इसी तरीके से डिस्क्राइब की जाती है कि एक्सहेल जब करो तो लंबा करो। तो 4 स्टेप होते हैं किसी भी प्राणायाम की टेक्निक्स में।
बेसिक जो उनकी जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें 4 स्टेप्स होते हैं। पहला सांस अंदर लेना जिसे कहते हैं पूरक, फिर आता है सांस अंदर लेके रोकना जिसे कहते हैं कुंभक, फिर आता है सांस छोड़ना जिसे कहते हैं रेचक, और फिर आता है सांस रोक देना एक्सहेल करने के बाद जिसे कहते हैं शून्यक। इस तरीके से 4 स्टेप्स में कोई भी योगा की प्राणायाम की एक्सरसाइज की जाती है। तो जो लांघना वाली एक्सरसाइजेज हैं उसमें रेचक लंबा हो, मतलब एक्सहेल लंबा हो, फिर शून्यक वो भी ज्यादा इंप्लीमेंट किया जाए, सांस रोकी जाए, पर जो इनहेल करना है और इनहेल करने के बाद जो रोकना है सांस, मतलब पूरक और कुंभक, इनको ज्यादा लंबा नहीं करना, इनको थोड़ा ही करना है। यहां तक कि अगर हम कुंभक ना भी करें तो भी चलेगा। तो जब हम सांस छोड़ें, लंबी छोड़ें, धीरे धीरे छोड़ें, फिर रोक दें सांस को, रेचक, शून्यक, फिर उसके बाद हम इनहेल करें, पूरक, हल्का सा 1 सेकंड के लिए, आधे सेकंड के लिए रोकें, जो कि आमतौर पे अपने आप एक रुकावट आती ही है, कुंभक, फिर उसके बाद रेचक और शून्यक। रेचक और शून्यक जितना लंबा हो उतना अच्छा है। हमारे बॉडी का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो इनहेल करते टाइम एक्टिवेट हो जाता है, और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्सहेल करते वक्त एक्टिव हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी के रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स से जुड़ा होता है, संबंधित होता है। तो बॉडी रिलैक्स करेगी जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, जो सांस छोड़ते समय होता है। सांस लेते समय बॉडी एक्टिव हो जाती है, अलर्ट हो जाती है, अकड़ जाती है, मसल्स ज्यादा काम करती हैं, स्टिफनेस आ जाती है, सक्रिय हो जाती है बॉडी अंदर से। तो यहाँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ब्राह्मणा एक्सरसाइजेस होती हैं ये, शरीर को उत्तेजित करती हैं, मन को, फेफड़ों को, दिल को उत्तेजित करती हैं। जैसे ही हमने सांस छोड़ा, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, मतलब हम शांत होने लगते हैं, बॉडी रिलैक्स करती है, मन रिलैक्स करता है, एक शांति का अनुभव होता है, कामनेस, रिलैक्सेशन का फील आता है, और बॉडी के अंदर जो हमारा जो मसल्स हैं वो भी ढीली पड़ जाती हैं, और बाकी के जो दूसरे प्रोसेस हैं वो भी हल्के पड़ने लगते हैं। तो हमारा पूरा बॉडी जो है वो इसी तरीके से सांस लेने की प्रक्रिया के रिस्पॉन्स में काम करता है। सांस लिया, सब एक्टिव हो गया, सांस छोड़ा, सब ढीला पड़ गया। बॉडी भी ऐसे ही रिदम में काम करती रहती है, और जब सांस लेने की रिदम बिगड़ जाए तो बॉडी के अंदर के प्रोसेसेस बिगड़ जाते हैं, जिस वजह से बीमारियां या टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। बॉडी के अंदर स्ट्रेस बन जाता है, और उस स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में हमारे हार्मोनल रिएक्शंस बिगड़ जाते हैं, और हमारे अंदर एक इम्बैलेंस आ जाता है, जिससे हम परेशान रहने लगते हैं, हमेशा तनाव में रहने लगते हैं, क्रोनिक स्ट्रेस होने लगता है हमें। इस तरीके से प्राणायाम की एक्सरसाइजेज हमें हेल्पफुल होती हैं, और इस तरह से हमें ये 5 एक्सरसाइजेज पर फोकस करना चाहिए। ये पांचों एक्सरसाइजेज लांघना वाली एक्सरसाइजेज हैं, चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करती हैं, चंद्र गुण को, तामसिक गुण को एक्टिवेट करती हैं, हमें रिलैक्स करने का काम करती हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा सक्रिय हो जाता है। जितना ज्यादा करेंगे, जितना लंबा हम एक्सहेल करेंगे, जितना बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा हम इसके इफेक्ट्स को देख पाएंगे, इसके इफेक्ट्स का फायदा ले पाएंगे, इनका लाभ उठा पाएंगे। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये आप दिन में कई कई बार करें, रिलैक्स करें। खासकर जब बहुत ज्यादा एंजाइटी हो, या बहुत ज्यादा जब आपको ऑब्सेशन के या दूसरे सिम्टम्स आ रहे हो, तो इनको इंप्लीमेंट करें। एकदम से अपने को रिलैक्स कर लें। पैनिक अटैक आ रहा हो तब तो इसको जरूर यूज करें। जब एंजाइटी का बहुत तेज अटैक आ रहा हो तो एकदम से लांघना वाली एक्सरसाइजेज, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, अधम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम या शीतकारी प्राणायाम, इनको करें। शीतली और शीतकारी सर्दियों में कोशिश करें ना करें, या कम करें, 1 या 2 मिनट के लिए करें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी और अधम प्राणायाम जितना अच्छे से सीख सकते हैं, कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा समझ सकते हैं, करें, उनका उपयोग करें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फायदा देंगी। शीतली और शीतकारी अक्सर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को लो कर देती हैं, इनका मेन फोकस हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे होता है। तो सर्दियों में अक्सर ये हमारे को और बीमार कर सकती हैं, और परेशान कर सकती हैं, और जुकाम वगैरह हो तो और परेशानी हो जाएगी, कोई एलर्जी होगी नाक की या साइनस जैसी प्रॉब्लम होगी तो और भी परेशान हो जाओगे। सो इसलिए पहले जो 3 बताई उन पर ज्यादा फोकस करें। ये आप साल के किसी भी मौसम में, किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। ये बॉडी के टेम्परेचर में बदलाव नहीं लाती हैं। हाँ, करने से बदलाव डेफिनेटली आएगा, बॉडी ठंडी हो जाएगी, पर उतना नहीं होगी जितना कि शीतली और शीतकारी प्राणायाम से होती हैं। ये सारी एक्सरसाइजेज जरूरत से ज्यादा नहीं करनी, नहीं तो उसका भी साइड इफेक्ट आता है। बॉडी के अंदर और ज्यादा इम्बैलेंस आ जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा भर जाएगा, या कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म होने से मतलब है कि बहुत कम हो जाएगा, तो उससे भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है।
तो वो भी एक इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। तो जितना ज़्यादा इसको करोगे वो भी परेशानी लाएगी। तो इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो इसके भी थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स देखने में आते हैं। आप बहुत तेज़ी से एक्सहेल करो, बहुत तेज़ी से साँस लो या बहुत ज़्यादा एक्सहेल वाली एक्सरसाइज़ेज़ करो, आप थोड़ा चक्कर आने जैसा महसूस करोगे क्योंकि आपका बीपी लो हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपको चक्कर आ रहा है, आप गिर जाओगे या बेहोश हो जाओगे या सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। दिन में कई बार करें पर थोड़ी-थोड़ी देर के लिए करें, कोई भी एक्सरसाइज़ करें, अल्टरनेट करें या 1-2 पर ही ज़्यादा फ़ोकस करें, जो आपको अपने हिसाब से ठीक लगता है, जैसे आपको जो सुविधा होती है, आप उनका यूज़ करें, उनको इम्प्लीमेंट करें। अलग-अलग दिन के अलग-अलग समय पर अलग-अलग एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, मतलब एक्सरसाइज़ेज़ की जा सकती हैं। सुबह कभी आपको ज़्यादा सुस्ती महसूस हो, तो भ्रामना वाली एक्सरसाइज़ेज़ कर लो। जब आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी या एक्टिविटी में अपने को बहुत ज़्यादा अलर्ट या बहुत ज़्यादा उत्तेजित पा रहे हो, तो लांघना वाली एक्सरसाइज़ेज़ कर लो। चंद्र नाड़ी वाली एक्सरसाइजेस कर लो। दिन के किसी समय आप बहुत ज़्यादा सुस्त और बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो तो भ्रामना वाली एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो। तो ये दोनों एक्सरसाइजेस अलग-अलग टाइम पर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर एंग्जायटी है तो सिर्फ लांघना वाली एक्सरसाइजेस ही आपको यूज़ करनी है। ये थोड़ा ध्यान देने की चीज़ है। दिन के अलग समय जैसा आप महसूस कर रहे हो आपको वैसी एक्सरसाइज करनी है क्योंकि आप एक्सरसाइज इस तरह से करोगे जिस हिसाब से आपकी मनःस्थिति है, आपका मेंटल स्टेट है, आपका इमोशनल स्टेट है। ये कोई रूल नहीं है कि यही एक्सरसाइज ऐसे ही करनी है। टेक्नीक डिपेंड करती है हम अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं या किस मेंटल स्टेट में है उस पर डिपेंड करता है। तो उत्तेजित होते समय चंद्र नाड़ी वाली एक्सरसाइज, बहुत ढीला महसूस कर रहे हैं, उदास महसूस कर रहे हैं तो भ्रामना वाली एक्सरसाइज। इस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हो। आप अलग-अलग तरीके से अलग-अलग एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइज़ेज़ को अल्टरनेटिवली कर सकते हो। पर आम तौर पे एंग्ज़ायटी जैसी प्रॉब्लम्स में, स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स में, बेचैनी, घबराहट वाली समस्याओं में आप लांघना वाली, चंद्र नाड़ी वाली एक्सरसाइज़ेज़ ही करें, जिसमें आप रिलैक्स और काम और शांत होने की कोशिश करेंगे। तो एक बार जब करें तो एक बार में 1-1 घंटा, डेढ़-डेढ़ घंटा ना करें, परेशान हो जाएँगे, शरीर थोड़ा डिस्ट्रेस में आ जाएगा। 10-10 मिनट करें, 1-1 मिनट की साइकिल्स करें, 1 मिनट पहले किया, 10 बार साँस लिया, छोड़ा, ऐसे किया या जितने भी बार आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो डिपेंड करता है आपकी इन्हेल और एक्सहेल की ड्यूरेशन पे। तो चाहे तो आप 2-2 मिनट के लिए करें, 5-5 मिनट के लिए करें, जैसा भी आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। उम्मीद है ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, ये आपको हेल्पफुल लगेगी, आपको काम आएगी। आप इससे बहुत बड़ी एक दिशा ले पाएँगे, बहुत फ़ायदा होगा आपको। आपको ये डिसाइड करने में कि आपको किस तरह की एक्सरसाइज़ करनी है, किस तरह की योगा की, प्राणायाम की टेक्नीक को इम्प्लीमेंट करना है। आपको इसके बारे में इनसाइट मिलेगी, आपको समझ आएगा कि कैसे करना है योगा। कोई भी एक्सरसाइज़ नहीं कर लेनी, अपने हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से चूज़ करनी है। तो जो 5 एक्सरसाइज़ेज़ आपको बताई, उनका आप रेगुलर यूज़ करें, इनसे फ़ायदा लें। बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, रेगुलर करेंगे तो बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी और इमोशनल प्रॉब्लम्स में ये एक्सरसाइज़ेज़ हेल्प करती हैं। बहुत सारे शोध, बहुत सारे रिसर्च इस पर हो चुके हैं और वो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स दिखाते भी हैं। सारी दुनिया में योगा बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसलिए आप भी उसका फ़ायदा लें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर भी करें और साथ ही साथ चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो और लोगों को भी इस वीडियो के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। यूट्यूब इसके बारे में लोगों को सजेस्ट करता है। सर्च रिज़ल्ट्स में सजेस्टेड वीडियोज़ में ये वीडियो ज़्यादा दिखाई देती है। तो आपको अगर ये पसंद आई, आप सब्सक्राइब करते हो चैनल, तो और लोगों को भी ये दिखाई जाएगी क्योंकि यूट्यूब ये समझेगा कि अगर आपको पसंद आई है, तो उनको भी पसंद आएगी और भी ऐसे लोग होंगे जो आप ही की तरह इस वीडियो को पसंद करेंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके इस जानकारी का। मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, ऐसी और भी वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा और मैंने बना भी रखी हैं, उन्हें भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।